तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वाटर गोड के पार्ट 6 में आप लोगों का वेलकम करता हूं। इस सीरीज के वीडियोस के बीच बहुत डिले आ गया है, लेकिन खैर चलो, एक लंबी वीडियो से आप लोगों का काम बन जाएगा। ऊपर से मैंने ये भी नोटिस करा कि इसको कुछ और लोग भी कर रहे हैं, तो यार एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से, सीरीज करनी हो ना तो सीरीज की तरह एक्सप्लेन करो। पॉइंट्स का कुछ समझ में नहीं आता, कॉपी पेस्ट ही लोग छाप के बोलते आई एम एक्सप्लेनर। अजी घंटा एक्सप्लेनर यार, मैंने जितने को भी देख ली है तो यार घंटा भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और इस वजह से आप लोगों के मैसेजेस मैं समझ गया कि आखिर क्यों आप लोग बोल रहे थे कि इसकी सीरीज लाओ, बाकी लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टोरी लाइन की माँ बहन ये लोग एक कर देते हैं भाई। चलो, और टी बैट के रिलेटेड भी मैं बीच में कुछ बताना चाहता हूँ, वरना इंट्रो लंबा हो जाएगा। हमने पार्ट 5 के आखिर में देखा था कि आशु वर्सेस किंग क्रैब में पानी के अंदर एक लंबी फाइट चल रही थी, क्योंकि किंग क्रैब पता नहीं कहां से आया लेकिन उसके लोटस पॉन्ड को डिस्ट्रॉय करने लगा, क्योंकि जो उसके स्पिरिचुअल प्लांट्स थे तो वो लोटस पॉन्ड से वो चुरा कर खा रहा था और इतना बड़ा हो गया। और लोटस पॉन्ड न कि सिर्फ उस किंग क्रैब को बल्कि आशु को भी चाहिए थे। वो कल्टीवेशन में उसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इसके आने के बाद अब सब चीजें खतरे में पड़ रही थी, बर्बाद भी हो रही थी। जिस वजह से तो जब आशु ने उस पर अटैक किया तो उसके इनडिस्ट्रक्टिबल शेल से उस पर खरोच भी नहीं आई, और जब आशु ने क्रोको से मदद लेनी चाहिए तो उसका भी उस क्रैब पर कोई भी असर ना पड़ा। मगर वाटर फ्लो टेक्निक की मदद से जब उसने लास्ट में चौंकी को भी वहां पर भेज दिया तो उसकी मेंटल स्टेट पर असर अब ज्यादा पड़ने लगा, क्योंकि वो तीनों चीजों को एक साथ जो कंट्रोल कर रहा था, वो भी इस किंग क्रैब के खिलाफ लड़ने में। मगर उसकी वाटर फ्लो टेक्निक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, लेकिन तब तक चौंकी उसको एक टक्कर दे चुका था, जिसकी वजह से वो किंग क्रैब सीधा अपने पीठ के बल गिरता है। एक तरफा आशु इस फाइट को जीत भी रहा था, लेकिन दूसरी ओर उसके लोटस प्लांट जो हैं वो भी उसके गिरने की वजह से बहुत खराब हो जाते हैं, जिन्हें देख वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो कुछ पलों के लिए अपनी सराउंडिंग्स के बारे में भूल गया, जिसका फायदा उठाता हुआ वो किंग क्रैब हमारे आशु पर अटैक कर देता है। पीछे हमारे आशु को जोर से धकेल कर उसके मुंह से भी ब्लड निकल आता है। मगर सिर्फ आशु को ही नहीं बल्कि उस किंग क्रैब को भी काफी हद तक डैमेज पहुंच चुका था, और फ्यूरियस नजरों से आशु किंग क्रैब की ओर देखकर अपने मन ही मन कहने लगा, आज तुमको मैं यहाँ से जिंदा निकलने नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे इंडिस्ट्रक्टिबल आर्मर को मैं तोड़ नहीं सकता तो तुम्हारी कोई और वीकनेस मैं जरूर ही ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद दोबारा से किंग क्रैब आशु पर टूट पड़ता है। किस्मत ने आशु का साथ दिया और वो उसको डॉज कर पाया, और अगेन आशु क्रोको और चौंकी की मदद लेता है, वो भी किंग क्रैब के खिलाफ लड़ने में। आशु दूर से उन लोगों की फाइट को देखकर उसके वीक स्पॉट का पता लगा देता है कि जब वो चौंकी और क्रोको की मदद लेकर उस पर अटैक करता है तो क्रैब अपने बेली को छुपाता है, वो भी अपने शेल की मदद से, जिसका मतलब उसका वीक स्पॉट वही है। ये पता लगने के बाद एक ट्रिक जिसको हमारा आशु इस्तेमाल करना चाहता था, वो भी अपने एनिमीज के खिलाफ, लेकिन अब तक कोई एनिमी उसके टक्कर का मिला नहीं तो वो इसको परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसमें वो अपने वाटर फ्लो के टेक्निक को इतना कंप्रेस करता है कि वो किसी चीज को भी एक डेडली वेपन में बदल सकता है, खास करके ये वुडन स्पीयर, जिसका वो अब किंग क्रैब के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मगर अपनी इस टेक्निक को भी वो फुली इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट बहुत ड्रेन हो गई है, वो भी अपने दोनों बीस्ट को कंट्रोल करने में। जो कि देख सिस्टम भी उसको एक वार्निंग देता है कि मेंटल स्टेट लो होने की वजह से होस्ट को जो भी करना होगा वो जल्द से जल्द करना होगा, वरना तो उसे एक परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। जिसको अपने दिमाग में रखते हुए आशु ने किंग क्रैब से ये भी कहा था कि जो भी इस लोटस पॉन्ड की बैटल को जीतेगा तो ये पॉन्ड उसका। ये कहता हुआ वो उस वुडन स्पीयर को उस क्रैब की ओर फेंक देता है, ठीक उसके वीक स्पॉट पर, जिसके बाद वो उसके आर पार चली जाती है और अपने इस आखिरी वार से वो उस किंग क्रैब को हमेशा के लिए सुला देता है। आशु अपनी विक्ट्री से काफी ज्यादा खुश हुआ, लेकिन अब उसमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची थी, और देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। मगर जब थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली तो वो उस पॉन्ड से बाहर खुद को पाता है। आंखें खुलते ही उसे याद आया कि वो तो पानी में था, और उसे लगने लगा कि इस फाइट के बाद वो पानी में ही मारा जाएगा। मगर साइड बैठे अपने दोनों बीस्ट की ओर देख उसको सारा मामला समझ में आ जाता है, और एडिशनली उसका सिर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, वो भी अपने आखिरी वार को परफॉर्म करने के बाद, जिसका वो नेक्स्ट टाइम जरूर ध्यान रखेगा कि कब, कहां और कितनी मेंटल स्टेट इसको परफॉर्म करने के लिए चाहिए। और तो सरप्राइजिंगली उसके दोनों बीस्ट ने न सिर्फ आशु को बल्कि उस किंग क्रैब को भी घसीटते हुए पानी के बाहर लेकर आया हुआ था, जिसे देख आशु बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि इसको खाने के बदले जितने वाटर एसेंस उसे मिलेंगे तो उसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तभी क्रोको उस क्रैब के पेट की ओर इशारा करता है। पता चला कि उसका वीक स्पॉट भले ही उसका पेट
मेड ही क्यों ना था, लेकिन वो एक फीमेल थी। इस वजह से वो अपने शेल को, अपने बेली को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करती थी। शेल के टूटने के बाद जब आशु का स्पीयर उसके बेली को जाकर लगा तो अब उसके अंदर कुछ अंडे भी पड़े हुए थे, क्योंकि उस आखिरी बार से उसके पेट का जो शेल था वो खुल गया। वो क्रैब को तो टेम नहीं कर पाया, मतलब कि इस किंग क्रैब को भी वो अपना बीस्ट बनाना चाहता था, जो कि अब वो कर नहीं सकता। तो इसके अंडों में से एक अंडा उठाकर वो इसी तरह एक क्रैब को बड़ा करना चाहता है, वो भी अपना बीस्ट बनाकर। तो बाद में वो उनमें से एक अंडे को उठा लेता है, लेकिन क्या उन बीस्ट को टेम करने का कमांड इस अंडे पर काम करेगा तो ये तो उसे मालूम नहीं, मगर फिर भी वो उस रिचुअल को परफॉर्म करता है। और जो ही उस अंडे पर उसने अपना हाथ रखा और रिचुअल को परफॉर्म किया तो वो अंडा हैच होने लगा। और तो हैच होते होते उसके अंदर से एक छोटा सा क्रैब निकलता है, जो कि बड़ा ही क्यूट था, और ये आज से उसका एक नया मिथिकल बीस्ट बन गया। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आशु उस किंग क्रैब को पका के खा भी रहा था और धड़ाधड़ उसे वाटर एसेंस मिल ही रहे थे। और खाते खाते हमें मालूम पड़ता है कि फ्यूजन रेट जो उसका 11% था तो वो अब 36% हो गया है। और फिर बाद में उसकी बॉडी से वाटर मंकी की स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगी, वो भी काफी बड़ी अमाउंट में। और निकलते निकलते वो बड़ी ही जोर की चीख भी मारता है, जैसे कि वो सुपर सैयन बनने वाला हो। उसकी फ्यूजन पावर इतनी बढ़ गई थी कि उसके अपने बीस्ट भी अपने मास्टर की ओर बस देखते ही जा रहे थे। और उनका मास्टर, जिनकी फ्यूजन रेट बढ़ गई है तो उसकी बॉडी की इंजरीज भी हील हो गई, वो भी कल्टीवेट करने के दौरान में। फ्यूजन रेट का 36% होने के बाद आशु बड़ा ही एक्साइटेड था, यहाँ तक कि वो अपने ब्लड एनर्जी को भी अब अपनी बॉडी में फील कर सकता है। और अकेडमी में ब्रदर यूकी के इंस्ट्रक्शन की मदद से वो इतना तो हिसाब लगा सकता है कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला है, वो भी स्किन बैरियर या फिर उससे भी आगे बढ़कर। बचे कुछ बाकी जितने भी अंडे थे तो वो क्रोको और चोंकी को खिला देता है। और जहाँ तक उसके नए मिथिकल बीस्ट की बात हो रही है तो उसके खाने के लिए वो उनके भाइयों का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस वजह से तो फिलहाल वो रहने देता है। हालांकि अभी आशु को एक चीज याद आई कि अगर इसी तरह ही वो अपने एसेंस को आगे बढ़ाता गया तो वो स्किन बैरियर के स्टेज पर जल्द ही ब्रेक थ्रू कर पाएगा और फिर वो अपने अकेडमी का एक ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाएगा। और फिर जाओ फैमिली जो है वो उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। बस अब यहाँ से भागते भागते उसे कल मॉर्निंग क्लासेस में पहुंचना ही होगा ताकि वो अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू कर पाए। जिसके बाद सीन एकदम से शिफ्ट हुआ और जब अकेडमी पर गया तो हमें मालूम होता है कि लीबो और चैंग को जो बंदा मार रहा था और उसको पीछे से किसने रुकने का कहा तो उस बंदे का नाम शाओ होता है। और जो वो सीनियर ब्रदर कर रहा है वो भी अपने जूनियर के साथ, तो ये अकेडमी रूल के खिलाफ है। इंस्ट्रक्टर शाओ को देखने के बाद वो ब्रदर बिल्कुल भी नहीं घबराता और उसे उल्टा बातें सुनाने लगता है कि वो ये खुद भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये ऑर्डर उसे जाओ फैमिली से ही मिला है और ऑर्डर थर्ड मास्टर ने ही दिया है। और अब वो खुद बताए कि थर्ड मास्टर का ऑर्डर वो कैसे नजरअंदाज कर सकता है। थर्ड यंग मास्टर का सुनकर उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि सीनियर ब्रदर से पता चलता है कि शाओ उनका एक पालतू कुत्ता है, मतलब कि वो भी उनके लिए काम करता है। और जो उसने बात कही कि ये अकेडमी रूल के खिलाफ है, तो ये सुनने के बाद कि ये मिशन किसकी तरफ से दिया गया है तो क्या वो अब भी अकेडमी रूल को फॉलो करेगा और शाओ फैमिली को धोखा देगा। हालांकि सीनियर ब्रदर से पता चला कि शाओ उनके लिए काम करता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर शाओ के चेहरे को देखकर लगता नहीं कि वो इस बात से खुश है कि वो शाओ फैमिली के लिए काम करते हैं, मगर फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाते और बस चुपचाप वहाँ पर खड़ा होकर अपना मजाक बनता हुआ वो देख रहे थे। क्योंकि सीनियर ब्रदर की इन्फॉर्मेशन से और हमें पता चला कि जाओ फैमिली ने शाओ और उसके फादर को एक एडॉप्शन के तौर पर लिया था। कचरे से उठाकर जाओ फैमिली ने उनको एक नाम दिया, तो क्या वो अब उसी फैमिली को ही धोखा देगा जिसने उनको नाम दिया है। तो सीनियर ब्रदर पूछने लगे कि क्या शाओ में इतनी हिम्मत है कि वो उनके रूल के खिलाफ जाए, और अगर मान लो वो कर भी लेता है तो क्या वो भूल गया कि उनका फादर अभी भी जाओ स्टेट में है। अगर वो इस बात को यहाँ पर नजरअंदाज करेगा और जो वो कर रहे हैं उनको करने देगा तो वो जाओ स्टेट में वापस जाकर इनके लिए कुछ दो चार अच्छे अल्फाज में बोलेंगे, जिनसे उनकी रैंकिंग भी बढ़ सकती है और उनको वीआईपी बनने का मौका भी मिल सकता है। और ना चाहते हुए भी वो अपने मन ही मन अपने फादर से सॉरी बोलता है, और तो सीनियर ब्रदर से भी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी फैमिली तो सबको प्यारी होती है और उनको प्रोटेक्ट करना सबका फर्ज होता है। माफी मांगता हुआ देख जो सीनियर ब्रदर थे और उनके दोस्त वो जोर जोर से और भी ज्यादा हंसने लगे कि तभी सीनियर ब्रदर के चेहरे पर थूक आके गिरती है। वो चैंग ने फेंकी थी जो कि सीनियर ब्रदर पर हंस रहा था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। चैंग की नजर में ऑनेस्टली ये एक पैथेटिक सी ट्रिक है। हालांकि वो इतनी बुरी हालत में है लेकिन उसको कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि वो सीनियर ब्रदर की तरह इतनी पैथेटिक ट्रिक्स फाइट के दौरान इस्तेमाल नहीं करता। ये देखकर वो उसका गुस्सा लीबो पर उतारने लगा और उसका हाथ तोड़ देता है, क्योंकि अगर चैंग हीरो हीरो खेलना चाहता है तो वो देखना चाहेंगे कि वो अपने दोस्त को
कैसे बचाता है, क्योंकि हीरो के दोस्तों को चोट पहुंचती है तो हीरो को सबसे ज्यादा दर्द होता है, इसलिए तो वो चैंग को नहीं बल्कि चैंग का गुस्सा लीबो पर निकालता है। और बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ, चैंग को गुस्सा आया मगर वो कुछ भी ना कर पाया। बाद में सीनियर ब्रदर कहने लगे कि उनको क्या लगता है कि कोई उनकी मदद करने के लिए आएगा, तो चैंग कहने लगा कि रुको, बस कोई तुम्हें यहाँ पर आके देख ले तो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम आखिर कितने पानी में हो। रिस्पॉन्स में सीनियर ब्रदर चैंग को कुछ कहने ही वाले थे कि उनका दोस्त उड़ते हुए उनके पीछे जाकर गिरता है, जिन्हें देख वो बड़ा ही हैरान हुआ। और जिस दिशा से वो उड़कर आया था, तो जब उन्होंने वहाँ पर देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि आशु ही था, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। लीबो और चैंग की हालत को देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा और वो गुस्से की नजरों में देखकर कसम खाता है कि उसके मुंह में जितने भी दांत हैं तो उनको मार गिराएगा, वो भी सब लोगों के सामने। इसी बीच हम देखते हैं छत पर दो बैठे हुए बंदों को, जिनमें से एक ब्रदर यूकी तो दूसरा यांग क्लैन के लीडर खुद थे, जो कि इस फाइट को देख रहे थे। और ना जाने कब से वो इस फाइट को देख रहे थे, लेकिन इतना तो पता चल चुका है कि ब्रदर यूकी ये नहीं चाहते थे कि यांग क्लैन के लीडर यहाँ खुद पर्सनली इस फाइट को रोकने के लिए आए। उन्होंने माफी कहते हुए बोला कि हालांकि उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन इसकी खुशी में पार्टी रखने की वजह से यहाँ पर यांग क्लैन के लीडर को आने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। और तो ब्रदर यूकी ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो नीचे खड़ा बंदा है तो वो इतना कोल्ड हार्टेड बन सकता है। तो जवाब में यांग क्लैन के लीडर कहने लगे, हाँ तुम्हारी बात एकदम ठीक है, लेकिन इसका नेचर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, इसको जबरदस्ती ये करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसे नहीं करता तो कुछ भी इसके साथ हो सकता है। शायद से यही रीजन होगा कि इसने अब तक ब्लड बैरियर के स्टेज को ब्रेक थ्रू नहीं किया। एक बॉडी में करेज ना होना ऐसे है जैसे कि इंसान मुर्दा हो गया हो। अगर ऐसी ही बात है मास्टर, तो सबसे पहले आशु की मदद करने के लिए चलते हैं, क्योंकि एकेडमी में आए हुए उसे इतना अरसा नहीं हुआ, और तो जिसके साथ उसकी फाइट होने वाली है तो वो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आशु इस फाइट को जीत पाएगा। तुम गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन जरा रुको, हो सकता है जिस बंदे की तुम मदद करने के लिए जा रहे हो तो उसको हमारी मदद की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो ब्लड एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूँ वो काफी ही इंटरेस्टिंग है। जबकि सीन उस सीनियर बुली पर गया तो वो तो हंसते हुए कह रहा था कि वो भी देखना चाहता है कि आशु, जो कि अभी अभी एकेडमी में इनरोल उसने किया है, तो वो उसके दांतों को कैसे तोड़ता है। तो जवाब में आशु कहने लगा, तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो चलो, हम दोनों अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, तो आखिर देर और किस बात की। सीनियर बुली ने जैसे ही आशु को आता हुआ देखा तो अपने बंदों को उस पर भेज दिया, जिसमें से पहले वाले को तो वो पलक झपकाते ही हरा देता है, और दूसरे ने जब उसे किक देना चाहा तो डॉज करके उसका भी मुंह तोड़ डालता है। वो दोनों आशु के सामने टिक ही नहीं पाए, और यही देखकर वो सीनियर बुली बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और कहने लगा कि इन लोगों को हराने की वजह से अब ये मत समझ लेना कि मैं भी इनके लेवल का हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरी एनर्जी को फील कर पा रहे हो तो शायद से तुम्हें ये पता लग चुका होगा कि मैं स्किन बैरियर के स्टेज में बस ब्रेक थ्रू करने ही वाला हूँ, तो मेरा पावर लेवल तुमसे बढ़कर है। और बिना किसी वक्त को बर्बाद किए हुए दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जब बुली अटैक करता तो हमारा आशु ब्लॉक कर देता, और जब आशु अटैक करता तो हमारा बुली आशु का अटैक डॉज कर लेता। मगर चाहे कुछ भी हो, इस फाइट में उस बुली को इतना तो पता चल चुका है कि आशु उसको टक्कर दे सकता है, और आखिर में एक जोर का अंडरकट देकर उस बुली की हालत को आशु खराब कर देता है, और बाद में उसको टॉन्ट मारकर, आखिर तुम में क्या स्पेशल है, यही तुम्हारा टैलेंट है। ये सुनकर उस बुली को गुस्सा आया और पीछे उसके साथ जो छोरा था तो उससे वो आशु को स्टैप कर देता है, और बाद में बार बार और लगातार उसको स्टैप करता हुआ उसे जस्ट उसकी औकात याद दिलाकर कि वो एक जस्ट मछुआरे का बच्चा है, तो वो इस फाइट को जीतना तो भूल ही जाए। तो काउंटर में आशु भी बड़े स्टाइल से उसके छोरे को अपने हाथ से ही रोककर उस बुली को पैथेटिक बुलाता है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के नाम पर अगर वो इसी तरह ही चीप ट्रिक्स इस्तेमाल करेगा तो इस एकेडमी में उसके रहने की कोई भी जगह नहीं, क्योंकि डरपोक मार्शल आर्ट्स ही इस तरह की चीजों को फाइट में इस्तेमाल करते हैं। ये कहता हुआ आखिर में वो एक जोर का मुक्का बुली को दे देता है, जिससे नीचे की जमीन क्रैक हो जाती है। अगर आशु का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ होता, और यही देखकर उस बुली की फटके हाथ में आ जाती है, और वो अपनी जान की भीख आशु से मांग रहा था कि उससे दूर रहो। और उसी बंदे को जिसको वो रोके रखा हुआ था कि एक स्टूडेंट को बुरी तरह से मार पड़ रही है, तो एक इंस्ट्रक्टर होने के नाते वो वहाँ पर खड़े खड़े उसका मुंह क्या देख रहा है। तो इससे पहले वो मजबूरन आकर आशु पर अटैक कर देता, तो यांग क्लैन के लीडर खुद आकर इस पूरी फाइट को रोक देते हैं, और जो भी इस हमले में उन बुली का साथ दे रहे थे तो उन सबको मास्टर यांग अपनी एकेडमी से बाहर निकाल देते हैं, और तो उसी इंस्ट्रक्टर को अपने कमरे में वापस जाने का ऑर्डर दे देते हैं कि इस मामले पर वो उनके साथ बाद में बात करेगा। यही देख लीबो बहुत ज्यादा घबरा गया, और ये उसका फर्स्ट टाइम था कि वो यंग मास्टर को देख रहे थे। उसे डर था कि इस गलती की वजह
वजह से मास्टर यांग उसे एकेडमी हॉल से बाहर ना निकाल दे, वो भी बाकियों की तरह, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो खुद को प्रोटेक्ट ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन एकेडमी में वायलेंस ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। मास्टर यांग आशु का नाम लेकर कि यही तुम्हारा नाम है ना, तो जवाब में आशु हाँ कहता है और बाद में जो उसको सुनने को मिला तो वो उसके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि मास्टर यांग खुद ये चाहते थे कि आशु उनका एक डायरेक्ट डिसाइपल बने। तो इससे आशु की आंखें बाहर आने लगती हैं, उसके पैरों तले जमीन भी खिसक गई और ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। तो अपना हाथ बढ़ाते हुए मास्टर यांग आशु से कहने लगे कि फिक्र मत करो, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं और आज से तुम मेरे एक डायरेक्ट डिसाइपल हो। तो अब चलो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें काफी आराम भी चाहिए होगा। अगला सीन यांग रेजिडेंस का होता है, जहां पर हम देखते हैं कि सारे लोग यांग फैमिली के लीडर के 9th डिसाइबल के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने सुना कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। मतलब कि ये सारी बातें आशु के लिए ही थी। बाद में एक क्यूट सी लड़की हमारे आशु को बुलाती हुई कि उनके पहनने के लिए कुछ अच्छे से कपड़े उन्होंने लाए हैं और अगर उनको कोई मसला ना हो तो वो उनको पहना भी सकते हैं। तो आशु डायरेक्टली इस ऑफर को डिक्लाइन करता है कि नहीं, वो खुद चेंज करके बाहर आ जाएगा, उनको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, वो अब बेटर है। तो उन लड़कियों को भी ये बात बुरी नहीं लगी और वो भी हंसती हंसती बाहर आ गई। पता चला कि यांग रेजिडेंस में उसका ये दूसरा हफ्ता चल रहा है, क्योंकि इंजरीज हील करने में उनको टोटली 2 हफ्ते लग गए और अब वो अकेला नहीं है, अब उसके भाई भी हैं, उसकी बहनें भी हैं और एक सॉलिड बैकग्राउंड जिसकी वजह से कोई भी उसको अब छू नहीं पाएगा। यही चीज आशु को चाहिए थी ताकि वो याओ फैमिली से अपना बदला ले पाए। हालांकि अगला सीन ब्रदर यूगी पर जाता है, जो कि आशु की फाइट की तारीफें करता ही जा रहा था, वो भी अपने भाइयों और बहनों के सामने, और तारीफ करने के ये काबिल भी थी, क्योंकि एक बंदा जिसको अभी एकेडमी में आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ, वो स्किन बैरियर के लेवल के बंदे को आराम से हरा पाए तो ये हल्की बात नहीं। वो दोनों 4th सीनियर ब्रदर और 8 सीनियर ब्रदर थे। एक का नाम जी शाओ था तो दूसरे का नाम चैंग सोंग। चैंग सोंग को सच में हमारे आशु में इंटरेस्ट था, जबकि अगली ओर 4th सीनियर ब्रदर जिसका नाम जी शाओ था तो पहले उसको भी इंटरेस्ट था, लेकिन ब्रदर यूके ने इतनी बातें 2 हफ्तों तक उसको सुनाई कि उसके कान पक गए हैं। जबकि उसी बीच पीछे हम 6th सीनियर ब्रदर और 5th सीनियर सिस्टर को भी देखते हैं। सीनियर सिस्टर 4th ब्रदर की बातों को सुनकर उसको टोंट मारती हुई कहने लगी कि क्या तुम उससे जेलस हो रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें उसकी तारीफें हजम नहीं हो रही। तो वो एग्रीड तो करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा जेलस वो नहीं हो रहा, जो कि सुन 3rd सीनियर ब्रदर और 2nd सीनियर ब्रदर भी वहाँ पर आ जाते हैं। काफी अच्छे भाई बहन है और इसी भाई बहनों का आशु हमें बता रहा था कि अब वो अकेला नहीं। यही चलने के बीच पीछे से आशु आ जाता है, जिसे ब्रदर युगी देखकर कहने लगे हीरो का नाम लिया और हीरो हाजिर। तो वाकई में आशु किसी हीरो से कम नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इस मानवा ने उसे जो आउटफिट दिया है ना, तो वो बड़ा ही कूल है। अपने भाइयों और बहनों को वहाँ पर देख आशु भी बड़ा खुश हुआ और उनके करीब जाकर अपने ग्रेटिट्यूड को पेश करता है कि वो उनका फैमिली मेंबर बनने के बाद काफी ज्यादा खुश है। सरप्राइज की बात ये थी कि आशु की इंट्रोडक्शन को सुनने के बाद बाकी लोग भी अपनी इंट्रोडक्शन देने के लिए आ गए, क्योंकि उनको आशु में इंटरेस्ट था। और सबसे बड़ी बात कि वो खाली हाथ नहीं आए थे, उन्होंने कुछ तोहफे भी उसे देने के लिए प्रिपेयर्ड कर रखे थे। और जो वेपन इस ब्रदर ने दिया है, तो इससे वो उसके शॉप में आकर किसी टाइप का वेपन भी उससे बनवा सकता है। और विदाउट अ डाउट आशु थैंक यू ही बोलता है, क्योंकि इतनी बड़ी मेहनत आखिर कौन क्यों ही करेगा। तभी एक सीनियर ब्रदर कहने लगे कि चलो अब जबकि गिफ्ट्स इसको दे दिए गए हैं, तो अब हमारे हाल जाने का वक्त भी आ गया है, क्योंकि मास्टर और उनकी मिस्ट्रेस को ज्यादा हमने वेट नहीं करवाना। हालांकि इतने होलसम मोमेंट के अगले सीन में याओ फैमिली पर जब सीन गया, तो वहाँ पर उनका जो मानोर है, वो इस खबर को सुनने के बाद कि याओ की बॉडी जो कि अब तक गायब थी, तो वो मिल चुकी है, लेकिन जिस कंडीशन में वो है, तो वो अब उनके किसी काम का नहीं रहा। ये सुनकर जो उनका बटलर जीहन था, तो उनको जोर का थप्पड़ पड़ता है, क्योंकि शायद से वो इस बात को अब तक रियलाइज नहीं कर पाए कि अगर ये खबर बाहर लोगों में फैल जाती है तो कितना बड़ा मसला बन सकता है। उनकी पूरी फैमिली को इससे खतरा हो सकता है और वो क्लोज भी कर सकते हैं। बटलर ने अपनी गलतियों को सीधा आशु पर ही डाल दिया कि वो उस बच्चे की ही गलती की वजह से है, ना वो अपने इस टेस्टामेंट को खोते और ना ही इस तरह मुसीबत में हम पड़ सकते थे। जिस पर याओ फैमिली के जो मानोर थे, तो उनको बड़ा ही गुस्सा आया, क्योंकि शायद से अब तक स्टुअर्ट को इस बात का पता नहीं चला कि अब वो कोई अनार्थ नहीं रहा, क्योंकि यांग क्लैन के लीडर ने अब उसको अपना एक डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया है। अगर वो अब उनके साथ छेड़खानी करेंगे तो पूरी की पूरी यांग फैमिली को ये अच्छा नहीं लगेगा। बाद में मानोर बटलर को उनके बालों से पकड़कर कहने लगे कि उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जिस टाइप का भी पैतरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज
उसको वापस चाहिए वो भी उसे दिलाना ही पड़ेगा उसे। आखिर किस चीज की बात हो रही है तो ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस चीज के मिलने के बाद वो आशु को जरूर सबक सिखाने के लिए अपने प्लान्स को शुरू कर देंगे। डायरेक्ट से सीन शिफ्ट हुआ और यंग फैमिली के हाल पर आ गया, जहाँ यंग फैमिली के मास्टर और मिस्ट्रेस बैठी हुई थी और अगेन सब लोगों के सामने यंग फैमिली के लीडर ने आशु को अपना डिसाइबल बनाने के लिए दोबारा प्रपोजल दे दिया। और ऑब्वियस सी बात है आशु ने इस ऑफर को डिक्लाइन नहीं करा और बाद में कुछ मॉरल्स उसको सिखाकर कि इसमें वो अपने भाइयों से लड़ नहीं सकता, ताकत का गलत इस्तेमाल वो लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और कोई भी उसे इंसल्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछे उनका पिलर अब यंग फैमिली के लीडर खुद हैं। तो जब वो ये चाय को पी लेंगे तो उसी टाइम से वो अपना डायरेक्ट डिसाइपल उसे बना लेंगे। अगर वो समझ गया है तो वो इस चाय को पीने के लिए रजामंद है या नहीं। एंड अगेन दोबारा आशु का जवाब हाँ में ही होता है, क्योंकि यही तो उसको चाहिए था। अच्छा, तो टिबेट के रिलेटेड मुझे एक सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पर एक लिंक शेयर करता है जिसमें एक बंदे ने उसको शुरू कर दिया है और पर्सनली मैं उसके एक्सप्लेनेशन की दाद देता हूँ, बड़ा ही मस्त कर रहा है। मैं उस बंदे का नाम लेकर फ्री का प्रमोशन भी नहीं करना चाहता और साथ में अगर तुम लोग एक दूसरे को लिंक शेयर करोगे वो भी मैंने होल्ड पर रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पैम होता है और यूट्यूब को ये चीज पर्सनली पसंद भी नहीं है, यानी कि कॉमेंट सेक्शन में लिंक शेयर करना। इसलिए मैं टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, वहां पर क्लिक करो और लिंक तुम्हें मिल जाएगा। बस ज्वाइन करके वहां पर ही रहो। कुछ इस तरह लिंक शेयर करना हो तो वहां पर तुम लोग शेयर कर सकते हो और देख लो, वरना तो अगर किसी के पास नहीं है मैं खुद वहां पर लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन वीडियो में उस बंदे का नाम नहीं लूंगा। इसके अलावा मुझे ये भी कहना है कि मुझे टी बैट नहीं करनी, क्योंकि मैं तुम्हें 3 रीजंस बताता हूँ। एक, व्यूज 20-22 हजार से ज्यादा उस बंदे के नहीं आते। ये मत कह लेना कि भाई वो तुम नहीं कर रहे हो इसलिए उसके व्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे। नहीं भाई, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़ी है, यानी कि 10 में से 8 में उसे दूंगा, इतनी अच्छी करता है वो। अगर उसके ये हाल है तो BBF लाइव को ले लो, उसके भी 40-50 हजार आते हैं और वो अपना चेहरा दिखाता है, इसलिए स्ट्राइक नहीं पड़ती। हम चेहरा भी नहीं दिखाते, अगर दिखाएं तो आप लोग देखना भी नहीं चाहते, और अगर देख भी लो आपको मजा नहीं आएगा, व्यूज कम हो जाएंगे, खतरा ज्यादा हो जाएगा, चैनल उठ जाएगा। बाद में अगर आप लोगों को रीट्वीट करने का भी बोलो वो भी नहीं करते हो तो दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस चीज को मैंने काफी लॉजिकली सोचा, इसलिए मैं इसको होल्ड और खत्म कर रहा हूँ। होल्ड इसलिए जब मुझे पता चलेगा कि सोलो लेवलिंग की तरह इसकी फेम बढ़ गई है, इस पे व्यूज आ रहे हैं, तो मैं इसका वो पार्ट डाल दूंगा। तब तक मैं इसका धीरे धीरे पार्ट बनाता जाऊंगा और बस जब ही मुझे पता चला कि हाँ इस पे व्यूज आ रहे हैं, वीडियो सीधा पब्लिक, बस फिर लेटेस्ट चैप्टर से शुरू कर देंगे। तो या होपफुली आप लोग समझ पाओ, क्योंकि मैं अपना चैनल नहीं खोना चाहता। जबकि सीन दोबारा आशु के पुरानी ट्रेनिंग वाली जगह पर आता है तो वहां पर जितने लोग आशु के बारे में जानते थे तो उन तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि वो यंग क्लैन के लीडर के 9th डायरेक्ट डिसाइपल बन चुके हैं। उनको खुशी बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन सबसे बढ़कर कि जो बुलीज और सीनियर ब्रदर्स थे जो कि उनको रोजाना तंग करते थे, उनको भी इस अकेडमी से बाहर निकाल दिया गया है। इन सारी बातों को याओ फैमिली का जो मास्टर था, मतलब कि यंग मास्टर, तो वो सुनकर बड़ा ही गुस्सा हुआ, क्योंकि निकालना तो वो चाहता था हमारे आशु को, लेकिन जिन बंदों से वो काम करवाना चाह रहा था तो उनको ही वो बाहर निकाल दिए। इसी बीच सीन अचानक से शिफ्ट हुआ और ब्रदर यूकी और आशु पर आया। ब्रदर यूकी अगेन आशु को कल्टीवेशंस के बारे में बता रहे थे कि क्या वो 4 बैरियर और 7 पाथ्स के बारे में जानता है क्या। तो आशु को सिर्फ 4 बैरियर्स के बारे में ही पता था, जिसमें से उन्हें स्किन, फ्लैश, बोन एंड ब्लड के बारे में पता था, लेकिन बाकी के 7 पाथ्स की जो बात वो कर रहे हैं तो वो श्योर नहीं है कि ब्रदर यूकी किस चीज के बारे में बता रहे हैं। तो उनके नाम ब्रदर यूकी बताते हुए कि इनमें से पहला ग्लोपिंग हॉर्स है, दूसरा वुल्फ स्मोक, तीसरा टाइगर हंट, 4th नंबर पर स्टॉम्पिंग एलिफेंट, 5th नंबर पर हेवनली ड्रैगन, 6th नंबर पर फोर्ज और 7th नंबर पर ट्रांसेंडेंट रेनबो होता है। पहला पाथ जिसका नाम ग्लोपिंग हॉर्स होता है तो वो सीखने के बाद इंसान में घोड़े जितनी पावर आ जाती है और एक इंसान में दर्जन हॉर्स बराबर पावर आ जाती है। वुल्फ स्मोक रेल्म में बंदे के अंदर वुल्फ के पैक जितने की बराबर पावर आ जाती है, जिसमें एनर्जी हर एक दिन से अलग ऊंचाइयों पर जाती है। और टाइगर हंटिंग रेल्म में अगर एक इंसान उसको सीख लेता है तो उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी को फील करने के बाद उस बंदे का अपोनेंट खुद को एक खरगोश समझेगा जो कि टाइगर के साथ भिड़ रहा हो। अगला रेल्म एलिफेंट स्टॉम्पिंग होता है। यह सीखने के बाद हर एक कदम के साथ जमीन परिंदों की तरह फड़फड़ाने लगेगी और माना जाता है कि इस स्टेज पर पहुंचने के बाद कोई भी जनरल के लेवल के बराबर हो सकता है और उस पोजीशन के लिए एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट अब हेवनली ड्रैगन होता है, जो कि सीखने के बाद बंदे में इतनी
इतनी पावर आ जाती है कि वो एक नेशन का सरदार बन सकता है और उसी नेशन को अकेले में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। बाकी के जितने भी स्टेजेस रहते हैं तो उसके बारे में खुद ब्रदर यूकी को पता नहीं होता, बस इतना ही इन स्टेजेस के बारे में उन्हें पता है। लेकिन इतना वो जानते हैं कि लास्ट स्टेज के रेल्म को सीखने के बाद बंदा किसी गॉड से कम नहीं होता। गॉड का सोचकर आशु कहने लगा कि अगर वो उस स्टेज तक पहुंच जाता है तो क्या वो जिस दुनिया से आया है वहां पर जाने का उसका कोई रास्ता मिल सकता है। जिसके बाद आशु एक सवाल पूछता है कि उसे जानना है कि मास्टर आखिर किस स्टेज में है। तो ब्रदर यूकी ने उनके सवाल का जवाब देने से पहले उन्हीं से ही एक काउंटर सवाल करा कि उसको क्या लगता है कि पिनयांग टाउन में आखिर कितने ज्यादा हाल्स हैं। तो लगभग जब उसने बोला कि 3 हैं, तो इसी को ही लेकर ब्रदर यूकी ने उन्हें बताया कि वो जो बाकी दोनों हैं वो यहाँ पर रहने के लिए आए हैं और वो इसको अफोर्ड कर सकते थे। और अगर यांग फैमिली मार्शल आर्ट्स हॉल की बात की जाए तो वो यहाँ पर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये उनकी ही जगह है। आसान शब्दों में हमारे यांग फैमिली के जो लीडर हैं तो वो टाइगर रिल्म के स्टेज पर हैं और इस पूरे टाउन में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर आशु के दिमाग में आइडिया आया कि वो इस सिस्टम के थ्रू उस स्टेज तक बड़ी ही आसानी और तेजी से पहुंच सकता है। और आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। जाने से पहले वो आशु को इतना बताते हैं कि ब्रेक थ्रू करने के बारे में वो ज्यादा सोचे नहीं तो उतना ही अच्छा होगा। प्रोसेस में जितना लंबा अरसा लगेगा तो उतना ही एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बदले आशु उनको थैंक यू बोलता है क्योंकि वो डिजर्व भी करते हैं। जिसके बाद आशु अपने मन ही मन कहने लगा कि मिथिकल फिश और बाकी के चीजों को खाते हुए वो इस स्टेज तक बड़ी आराम से पहुंच जाएगा और जब जब वो ब्रेक थ्रू करता जाएगा तो उतना ही जाओ फैमिली को अकेले ही हरा सकता है। और उसी दिन ही आशु मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जगह पर वापस पहुंच गया, जहां उसने पाया कि अपने सबऑर्डिनेट्स की मदद से यानी कि मिथिकल बीस्ट की वजह से वो मछलियों को काफी आराम से पकड़ सकता है, वो भी बिना पसीना बहाए। मगर अभी तक ट्रेजर फिश उसको देखने को नहीं मिली, लेकिन अपने सिंक्रोनाइजेशन लेवल को देखने के बाद उसे यकीन था कि कुछ और मछलियां खाने के बाद वो आराम से ब्रेक थ्रू कर लेगा। यही सुनकर उसको एक आवाज सुनाई दी और बाद में एक पंख उसे नजर आया। उस आवाज के बाद नीचे एक बवंडर बनने लगा और अगले ही पल वो एक बड़े से टोड और एक फीनिक्स को देखता है जो कि आपस में लड़ रहे थे और उनके लड़ने की वजह से ये बवंडर बन रहा था क्योंकि उस फाइट से बहुत एनर्जी निकल रही थी। और आखिर में उस फाइट में फीनिक्स जीत जाता है। टोड जैसे ही पानी में गिरता है तो एक बड़ा सा वेव बन जाता है जो कि सीधा आशु पर और उसकी बोट को टक्कर मारने वाला था। अपने कश्ती और अपनी जान से ज्यादा उसे मछलियों की परवाह थी जिसको वो बचा नहीं पाया और बोट के साथ साथ वो मछलियों के साथ डूब गया। बाद में पानी से जल्दी से बाहर निकलकर वो देखता है कि फीनिक्स अभी तक वहीं पर ही था। हवा में वो एक जोर की चीख मारता है और दोबारा से एनर्जी फ्लो की वजह से आशु पानी के अंदर चला जाता है क्योंकि वो एनर्जी वेव से ज्यादा एक मेंटल अटैक था और वो बेहोश हो जाता है। बाद में जब उसकी आंखें खुली तो वो क्रैबू को देखता है। वो हैरान हुआ कि वो दोबारा से बेहोश हो गया और अपने मिथिकल बीस्ट की वजह से वो आज दोबारा जिंदा है। उसे याद आता है कि उसके बेहोश होने की वजह वो फीनिक्स की दहाड़ थी जो कि वो रो रही थी। इसका मतलब किसी और बीस्ट ने उसे पकड़ लिया। अगर फीनिक्स की पावर से वो बेहोश हो सकता है तो उस अगले बीस्ट ने जिसने फीनिक्स को पकड़ा तो वो उससे कितना ज्यादा और टेरिफाइंग हो सकता है। मगर खैर उसके हाथों कुछ नहीं लगा। वो इन बीस्ट को तो देख पाया लेकिन जो जो चीजें उसने पकड़ी थी तो वो सारी बोट के साथ तहस नहस हो गई और ब्रेक थ्रू करने का प्लान अब पोस्टपोन्ड हो गया है। अपने मास्टर को इस तरह डिसअपॉइंट होता हुआ देख क्रोको अपने मास्टर को पोक देता है यानी कि वो उसको कुछ बताना चाहता है। जब आशु ने पूछा कि तुम क्या बताना चाहते हो तो अपना मुंह खोलकर वो उसको तोहफे के बदले में एक क्रिम्सन फिश दे देता है जिससे अब उसके ब्रेक थ्रू करने का प्लान दोबारा से कंटिन्यू रहेगा। और क्रोको की काबिलियत को देखकर आशु सच में बहुत ज्यादा थैंकफुल होता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें ब्लड एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि ब्लड एनर्जी जितनी थिक होती है तो उतना ही पता चलता है कि आदमी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब थिक ब्लड एनर्जी का मतलब ये नहीं कि उसका खून गाढ़ा है, बल्कि ये कि जो एनर्जी वो भी नेचुरल में जो पाई जाती है वो उसके बॉडी के थ्रू कितनी फ्लो कर रही हो, वो कितनी नेचुरली तरीके से जा रही है। तो इस वजह से ब्लड एनर्जी इंसानी बॉडी में थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इसी चीज को मास्टर करने के लिए जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं वो कल्टीवेशन को रोजाना करते हैं। जबकि शाम का वक्त हो गया था, हम देखते हैं आशु को जो कि अपने घर पर है। वो अपने लिए सूप भी बना रहा है और साथ में कल्टीवेशन भी कर रहा था। कल्टीवेशन में जिस वजह से वो इतना कंसंट्रेट कर पा रहा था तो वो ब्रदर यूकी के तोहफे की वजह से है। और कल्टीवेशन करते वक्त वो कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए पी गेट को उसे ब्रेक थ्रू करना होगा, जो कि वो ब्लड ऑफ टेम्पर जो कि उसके चेस्ट में हो रहा है वो उसको कितना हद तक कंट्रोल में रख सकता है तो वो उस पर डिपेंड करता है। बट ये करना इतना आसान नहीं, क्योंकि जब वो करता जाता है तो वो
वो साथ ही साथ फिश को भी खाता चला जाता है। और इस बारी अब उसका 38वां टाइम हो गया है कि वो धीरे धीरे कल्टीवेट कर रहा है। बाद में कल्टीवेट करते वक्त उसे ब्रदर युगी की बातें याद आ जाती हैं कि कल्टीवेट करने के टाइम पी गेट को ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे एनर्जी की गर्माहट को अपनी बॉडी में फील करना होगा, और जब वो एनर्जी की गर्माहट को फील करेगा तो वही वक्त होगा जिसकी वजह से वो अपनी स्किन और अंदर की बॉडी को दोबारा से कल्टीवेशन के थ्रू रिफाइन कर सकता है। और यही वो स्टेप होगा कि वो पी गेट को ब्रेक थ्रू बाद में कर पाएगा। मगर ये करते करते अब उसको 49 टाइम हो गया है कि वो धीरे धीरे तो कर रहा है, उसकी सिंक्रोनाइजेशन लेवल 49% भी पहुंच गई है, लेकिन अभी तक उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया। मगर उसके अंदर की फीलिंग बता रही है कि अगर वो इसी तरह ही करता गया और वो 50 सिंक्रोनाइजेशन लेवल तक पहुंच गया तो कुछ बड़ा ही मेजर होने वाला है। मगर 50 लेवल के सिंक्रोनाइजेशन लेवल को हिट करने के लिए जो सूप उसने बनाया है तो वो पूरी तरह से खत्म हो गया। लगता है उसे दोबारा से अब कुछ पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा। कल्टीवेट करते करते आशु को ये पता ही नहीं चला और सुबह भी हो गई थी। और सुबह दरवाजे पर दस्तक देते हुए दो कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनमें से एक चैंग का फादर और दूसरा लीबो का फादर है। टाउन के वार्डन ने रात के वक्त आशु को अपने घर में एंटर करते हुए देखा था। इस वजह से सुबह चैंग और लीबो के फादर को यहाँ भेज दिया ताकि वो उसका हालचाल पूछ पाए कि वो कैसा है। लीबो और चैंग के फादर को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो अपने मन ही मन कहने लगा कि आखिर ये दोनों उसके पास किस चीज के रिलेटेड आए हैं। और जब वो उसने पूछा तो पता चला कि दोनों फादर अपने बेटों के बारे में पूछने के लिए आए हैं, क्योंकि वो तो अब घर आ चुका है लेकिन उन दोनों के बेटे जो हैं वो अभी तक घर नहीं आए। उनको फिक्र हो रही थी, इस वजह से वो आशु से पूछने के लिए आए थे। आशु कहने लगा कि शायद आपको पता नहीं, लेकिन हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी अकेडमी में, कि हमें वहाँ पर रहने के लिए इजाजत दे दी गई है। खुद अपना कमरा अकेडमी की तरफ से हमें दिया गया है, जो कि एक किस्म से झूठ और सच दोनों था, क्योंकि हकीकत ये थी कि उन दोनों को इतनी चोटें लगी हुई थी कि वो फुली हील नहीं कर पाए और वो डर रहे थे कि वो घर नहीं आना चाहते। मगर खैर अपने बेटों के बारे में पूछकर उन दोनों को जो जवाब सुनने को मिला तो वो उससे बहुत सेटिस्फाइड और उनको गर्व भी हो रहा था। हालांकि सिर्फ ये बात नहीं, बल्कि टाउन के वार्डन ने आशु को ये भी बुलाने के लिए कहा है कि वो गॉड सैक्रिफिशियल सेरेमनी को जल्द ही अपने टाउन में परफॉर्म करने वाले हैं। इसी चीज के बारे में वो आशु को इन्फॉर्म करने के लिए आए थे, वो भी टाउन के वार्डन के थ्रू। गॉड रिवर के सैक्रिफिशियल रिचुअल को सुनकर आशु अपने मन ही मन कहने लगा कि पिछले 3 मंथ्स में वो एक बार ये कर चुके हैं, तो इतनी जल्दी वो ये क्यों कर रहे हैं। जिस पर कुछ पूछने से पहले ही वो दोनों आशु को बताने लगे कि गॉड ने सिग्निफिकेंट साइन कल रात को दिखाया था, एक बड़ी सी फीनिक्स को उन्होंने मार गिराया था। तो आशु समझ गया कि इन लोगों की तरफ रिवर गॉड से मतलब उस बड़े टोट से था। तो आशु कहने लगा कि ठीक है, जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो रिचुअल के लिए कुछ पैसे दे देगा। वक्त आने पर वो जरूर इन दोनों को इन्फॉर्म करेंगे, वो भी खुद अपने थ्रू, और वो पार्टिसिपेट भी करेगा। जो कि सुन चैंग के फादर और लीबो के फादर खुश हुए, क्योंकि जो उन्होंने करना था तो वो सक्सेसफुली हो गया। इसी बीच सीन शिफ्ट हुआ और लोटस पॉन्ड के केव के अंदर पर सीन आता है, जहां हम देखते हैं आशु को जो कि क्रोको के साथ लड़ रहा था, वो भी केव के अंदर और पानी के अंदर भी। वो उन दोनों के बीच एक फाइटिंग स्पार था, जिससे आशु को ये पता चले कि वो कितने मीटर्स तक अब वाटर को कंट्रोल में रख सकता है, और एक वाटर टाइप क्रीचर के साथ फाइट करने में उसे फायदा ज्यादा ही होने वाला है। और फाइट के कुछ देर के बाद वो चोंकी को भी अपने साथ फाइट करने के लिए राजी कर लेता है। और जब प्रैक्टिस खत्म हुई तो दोनों पेट्स बहुत ज्यादा थक गए हैं। सब कुछ सिस्टम में उसे सही दिख रहा था, लेकिन अपनी टेक्निक के लिए जो कि उसने किंग क्रैब के शेल को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की थी, तो उसके लिए उसके पास कोई वेपन नहीं, और इस तरह के अटैक के लिए स्पिरिट वेपन भी जरूर चाहिए होगा। स्पिरिट वेपन स्पिरिट्स के थ्रू बनाई जाती है, जिनमें स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, और इस तरह के स्पिरिट्स वेपन को बनाने के लिए स्पिरिचुअल एनिमल की कुछ अवशेषों की जरूरत होती है, जो कि उसके पास फिलहाल तो नहीं, लेकिन जब उसके पास आएगा तो न जाने वो कौन सा एनिमल होगा जिसके अवशेष उसे मिलेंगे। तभी चोंकी को कुछ चीज दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा गर्म थी, और सिस्टम के थ्रू वो आशु को बुलाता है कि यहाँ पर वो आकर देख ले कि ये क्या चीज है। जो ही आशु वहाँ पर गया तो धीरे धीरे करके पानी के अंदर ही गर्मी बढ़ने लगी, और जब उन्होंने पत्थर उठाकर देखा तो वो फीनिक्स का एक पंख था, जिसको अब ये अपने स्पेशल वेपन को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल कर सकता है। किस्मत हो तो आशु जैसी। इस चीज को देखकर उसे याद आ गया कि ये तो वही पंख है जो कि उसने कल देखा था, वो भी उस फाइट में जिसमें एक टोड और फीनिक्स लड़ रहे थे, और यही पंख उसने एक आवाज के बाद देखा था। ये दिखने में बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, लगता है ये किसी प्रकार का एक ट्रेजर होगा। और वो वैसे भी सीनियर ब्रदर लू के पास जा रहे थे, जो कि वेपन्स वगैरह बनाते हैं, तो इसको उठाकर वो उसके पास ले जाकर दिखाएंगे कि क्या इससे कोई वेपन बन सकता है, क्या ये रेयर आइटम है या नहीं। तो उसको उठाकर वो पिनयांग सिटी में दोबारा वापस आ जाता है।
आते ही वो उनका दुकान ढूंढने लगा जो कि यहाँ आसपास ही था, लेकिन ज्यादा दुकान होने की वजह से वो रास्ता भटक गया था कि तभी वो एक ब्लैक स्मोक को देखता है जो कि अजीब था, लेकिन अपने सीनियर ब्रदर से इस ब्लैक स्मोक के बारे में जरूर पूछेगा कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। अपने सीनियर ब्रदर के ब्लैक स्मिथ दुकान पर आने के बाद हम देखते हैं ब्रदर लू को, जो कि आशु को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे। वो जानते थे कि कभी न कभी आशु तो जरूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए वो थैली को उनके सामने लाकर उनसे बोला कि इसके अंदर एक ऐसी आइटम है जो कि उसे लगता है कि काफी वैल्यूएबल है और ये आइटम उसे सुबह लेक के किनारे मिली, तो जरा बताइए कि इससे क्या क्या बन सकता है। तो एक नजर पड़ते ही सीनियर लू चिल्लाते हुए बोले कि ये तो क्रिम्सन फायर फेदर है, ये खजानों में खजाना है। उनकी बात को सुनकर आशु को लगा ही था कि ये चीज वैल्यूएबल तो है ही। आशु पूछने लगा कि ब्रदर लू आपने इसे रिकॉग्नाइज कैसे कर लिया। तो वो कहने लगे कि वो एक बेवकूफ पर्सन ही होगा जो कि ब्लैकस्मिथ होकर इस तरह के आइटम को नहीं पहचानेगा, क्योंकि ये पंख जो है तो ये फीनिक्स का है, वो भी फायर फीनिक्स जो कि एक मिथिकल बीस्ट है। और जब फायर फीनिक्स की जान खतरे में होती है तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो एक पंख में स्टोर कर लेती है। इसका मतलब बाकी पंखों में ये सिर्फ एक पंख है जिसमें उसके सारे एसेंस मौजूद हैं, और इसी पंख में ये फीनिक्स दोबारा जन्म भी ले सकता है। जैसे कि एक चिपकली जब वो खतरे में होगी वो अपनी दुम को पीछे छोड़कर दोबारा से उसे ग्रो करता है, तो सेम ये फायर फीनिक्स भी करता है। इतनी सारी बातों को सुनकर और इतने बड़े ट्रेजर को अपने हाथों में पाकर आशु को यकीन ही नहीं आया कि ये कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। जितना वो सोच रहा था तो उससे कहीं गुना ज्यादा ये निकला। तो पता चला कि ये जस्ट वो मजाक कर रहे थे, ये पंख तो है लेकिन वो वाला नहीं जो कि वो इतना सब कुछ बता रहे थे। हाँ ये वैल्यूएबल है लेकिन उस पंख जितना नहीं। आशु को ये मजाक जरा भी अच्छा नहीं लगा और वो पूछने लगा कि अच्छा वो अब इस पंख का क्या करे। तो उन्होंने सजेशन दिया कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इससे एक वेपन बनाए तो ये एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन तभी बताना जब वो वेपन के डिजाइन को चूज कर ले कि उनको किस टाइप का वेपन चाहिए। तो देर करने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि आशु ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उसे किस टाइप का वेपन चाहिए, जो कि उसे अपनी लास्ट बैटल से ही पता चला था कि कौन सा वेपन उसे चाहिए और उस टेक्निक के साथ ज्यादा कंपैटिबल है। सो वो एक स्पीयर यानी कि भाले को चुनता है। सीनियर ब्रदर लू इस बात को सुनकर कि वो एक स्पिनर को चुनना चाहता है तो ये वेपन भी मार्शल आर्ट स्कूल में, वो भी यंग स्कूल में काफी ज्यादा वैल्यूएबल और काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टाइप के वेपन लॉन्ग रेंज में और शॉर्ट रेंज में दोनों में काम कर सकते हैं और पावरफुल भी होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना उतना मुश्किल ही। इन बातों को सुनकर वो अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला और जो उसने चुना है तो ब्रदर लू से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी को ही बनाए। और आशु अपने एक्साइटमेंट को अपने मन ही मन हमें बता रहा था कि वो कितना खुश है कि आखिरकार उसे एक स्पिरिचुअल वेपन मिलेगा। चलो अब जबकि उसके भाई ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसे स्पीयर चाहिए तो बनने के बाद वो उसे जरूर नोटिफाई करेगा और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद आशु भी उनको काफी अच्छे दाम में कॉम्पनसेट करेगा और अभी के लिए वो उसे जस्ट थैंक यू ही बोलता है। अभी आशु को याद आया कि उसने उस ब्लैक स्मोक के बारे में अपने ब्रदर से पूछा नहीं, तो जब उसने पूछा कि वो लॉन्ग पाइल ऑफ स्मोक क्या है, आशु की नजर उस पर काफी टाइम से अब है, तो एकदम से उसके ब्रदर के रिएक्शन चेंज हो जाते हैं जैसे कि उसने किसी फॉरबिडन जगह को पॉइंट आउट कर दिया हो। तो ब्रदर लू ने बोला कि वो जगह जो है वो फुआना टेम्पल है जो कि आज सुबह ही तहस नहस हो गया और जिन फ्लेम्स ने उन्हें घेरा हुआ था वो बहुत ही खौफनाक थी और उस फ्लेम्स का जो कारण है तो वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए था। यही कहकर जब आशु ने पूछा कि क्या नहीं आना चाहिए था तो सीनियर ब्रदर लू ने कहा कि एक माउंटेन डीमन, ये फायर माउंटेन डीमंस की वजह से ही हुई है। जी भाई, इस डीमन को देखने के बाद डैम ये मानवा एकदम से कल्टीवेशन से हॉरर पर चला गया। जिसके बाद हमारा सीन थोड़ा सा पास्ट में चला जाता है और उसी टेंपल पर जाता है जहां पर आग लगी थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो आफत यानी कि वो डीमंस नहीं आए थे। और आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ तो वही जानते हैं। तो जंगल में एक औरत जो कि प्रेग्नेंट थी भाग रही थी, वो भी डर के मारे और उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि कोई जल्दी से आकर उसकी मदद कर ले, वो बड़ी मुसीबत में है। तो वो मदद मांगने के लिए इसी टेम्पल पर आती है जहाँ पर एक बच्चा उसे नजर आता है और वो उससे मदद मांगने के लिए कहती है लिटिल मास्टर मुझे बचाइए, ये कहकर वो उसके सामने ही बेहोश हो जाती है। जो छोटा बच्चा था तो वो उस औरत को बेहोश होता देख काफी ज्यादा घबरा गया और उसके पास भागते हुए आकर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो गई थी। तभी सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं जब उस बच्चे ने उस औरत को टेम्पल के अंदर ला दिया तो वो अपने मास्टर से बात कर रहे थे। देखिए मास्टर, वो औरत उठ रही है, ये कहकर उस औरत की आंखें खुल जाती हैं। वो काफी खुश हो गई कि चलो इनको कुछ ज्यादा नहीं हुआ।
लेकिन हालत अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक थी। जो वहाँ के सीनियर मॉन्क थे तो वो पूछने लगे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इतने फ्रेजाइल स्टेट में वो जंगलों में भाग रही थी। तो उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था और वो यहाँ पर कैसे आई उनको ये तक याद नहीं था। तो मॉन्क उन्हें बताने लगे कि ये फुआना टेम्पल है, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ, क्या तुम्हें याद है या नहीं। तो धीरे धीरे करके सबसे पहले वो अपनी बात इंट्रोडक्शन से शुरू करती है कि वो ओरिजिनली हानजाओ जगह से है। वो 3 महीने पहले पिनयांग सिटी को एक्सप्लोर करने आई थी और साथ ही साथ वो अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी जा रही थी। बट अनएक्सपेक्टेडली उन पर किसी ने हमला कर दिया था। कुछ मिस्टीरियस से लोग जिन्होंने अजीब तरह के क्लॉक यानी कि नकाब पहने हुए थे। तो उनका कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये माउंटेन बैंडिट्स है या फिर वो कोई कल्ट है। उनके शिकंजे में आने के बाद उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे एक स्ट्रेंज जगह पर ले आए जिसका मुझे पता ना था कि मैं कब, कहां और किस रास्ते से यहाँ पर आ गई। जब पट्टियां मेरे आंखों से उन्होंने हटाई तो मैं डर गई और मैं चाह रही थी कि ये दोबारा से मेरे आंखों पर पट्टी लगा दे, क्योंकि वो जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। वो भूतिया जगह मुझे अभी तक वो याद है। मॉन्क इस स्टोरी को सुनकर बड़े ही घबरा गए और वो पूछने लगे कि क्या किसी वजह से उन्होंने तुम्हें किडनैप किया, क्या उन्होंने कुछ बताया तुम्हें। तो जब वो धीरे धीरे करके और बता रही थी तो उनकी मेंटल स्टेट और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने अपना सिर पकड़ा और बोला, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जस्ट एक मटेरियल हूँ, एक रिफाइनिंग पिल के लिए मैं एक मटेरियल के तौर पर लाई गई हूँ। और बस उसके बाद जो नजारे मैंने देखे, जो चीखना, चिल्लाना, खून खराबा, मुझे सब कुछ याद है और मैं उन्हें भुलाना चाहती हूँ। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आखिर मैंने किया ही क्या है, मुझे वो लोग पकड़कर क्यों ले गए और मेरे साथ उन्होंने क्या किया मुझे याद भी नहीं। तो फिर उस पिल के हाथों में आने के बाद एक लियांग नामी एक बंदा होता है जो कि उन्हीं नकाबों में से एक नकाब वाला था। अजीब बात ये थी कि वो डर रहा था। उसके हिसाब से ये जगह बहुत बिजार थी। आखिर ये लोग कौन हैं और इनके ये पेट इस तरह फूले हुए क्यों हैं, और ये पिल जो कि उनके पेट से निकली है आखिर ये किस चीज को लेकर है। लियांग अपने साइड खड़े गियोंग को ये सब कुछ बता रहा था। तो गियोंग कहने लगा कि इस पिल को फेटल पर्ल ऑफ एलिक्सर कहते हैं, जो कि लॉर्ड एनवॉय ने बनाने का तरीका सिखाया है और आज तक यही बनाते आ रहे हैं। ये बनाने के लिए लोगों को सबसे पहले माउंटेन घोस्ट फ्लैश खिलाया जाता है। हाँ, वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, उनके पेट फूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने घोस्ट फ्लैश जो खाया होता है। और घोस्ट फ्लैश के 3 महीनों के बाद उनके पेट इस तरह फूल जाते हैं और इन्हीं से ही फिर ये एलेक्सर बनता है, जो कि लॉर्ड एनवॉय के हिसाब से इमोर्टैलिटी भी आपको दे सकती है अगर आप इसे खा लेते हो। तो लियांग ने एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल करा कि अगर 3 महीनों से ज्यादा अगर ये इसके पेट में रहा तो जो उसको सुनने को मिलता है तो वो सबसे पहले बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनके पेट हैच हो जाते हैं, इनके पेट अंडे की तरह काम करते हैं। तो लियांग ने पूछा कि आखिर हैच होने के बाद क्या निकलता है, तो वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अगर वो बता भी देते हैं तो वो सीन हमें अभी दिखाया नहीं जाता, क्योंकि उसका एक लाइव एक्शन हमें कुछ पैनल्स में दिखाया जाता है कि जब सीन दोबारा उस टेम्पल पर आया और वो बच्चा उस औरत को कुछ खिलाने के लिए जा रहा था, तो सबसे पहले वो दरवाजा खटखटाता है ताकि उसे इजाजत मिले कि वो अंदर आए या नहीं। जब अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई तो वो अंदर आ जाता है। पहले में उसे लगा कि वो सो रही थी, लेकिन हवा के झोंके के साथ जब उसकी नजर नीचे के फ्लोर पर जाती है तो वहाँ पर खून था और फिर किसी अजीब चीज की आवाज आती है और वो बड़ी ही अजीब और गरीब आवाजें थी। जब उसने मुड़कर देखा तो वो वही औरत थी, लेकिन उसका आधा शरीर था ही नहीं, जो कि देख उस छोटे बच्चे की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका आधा शरीर जो था तो वो बेड पर पड़ा हुआ था। डर के मारे जो वो खाना लाया था तो वो भी उससे गिर जाता है और तब उसके सिर पर कुछ खून के बूंदे गिरती हैं। जब उसने ऊपर देखा तो वो एक डीमन था जिसने उनके फेफड़ों की माला पहनी हुई थी और उसकी नजरें काफी ही खौफनाक थी।